जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है और इसके दैनिक जीवन में प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में जो रोज के जीवन में इसके प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या है। पहले कि हम कई वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया और अन्य सारी अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया पढ़ते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या है? तो उपचयन 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 अभिक्रिया को हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लिखें तो इसका परिभाषा है कि वह अभिक्रिया, जिस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, हम कुछ भी आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसका लिख देते हैं शॉर्ट में इसका परिभाषा कि ऑक्सीजन O2 का संयोग, O2 का संयोग या वृद्धि। ठीक है, संयोग या वृद्धि बात बराबर है, संयोग या वृद्धि। और H2 यानी हाइड्रोजन का वियोग या ह्रास, वियोग या ह्रास। ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग या ह्रास और ऑक्सीजन का संयोग, ये होती है उपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन अभिक्रिया का और एक उदाहरण बताएं तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि ऑक्सीजन जिसमें की जुड़ती है और हाइड्रोजन, अगर एक उदाहरण दे इसका तो ऑक्सीजन का जुड़ना के उदाहरण देंगे या हाइड्रोजन का उससे वियोग होना यानी हट जाना का उदाहरण देंगे। तो किसी भी अभिकारक, देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं इसकी उदाहरण एक हम देखें तो उदाहरण है इसके 2Cu प्लस O2। ठीक है, इसमें क्या Cu क्या है? एक कॉपर है, Cu कॉपर है। इसके कॉपर में अगर हम ऑक्सीजन का संयोग करें तो क्या हो जाएंगे? तो 2CuO। ठीक है, तो 2CuO इसके रंग में परिवर्तन हो गए हैं। देखिए किस प्रकार की, देखिए आप एक उदाहरण देखेंगे तो ये इस प्रकार की स्टेन होगी। ठीक है, इसमें रखेंगे हम क्या? कॉपर के हम कुछ चूर्ण को लेंगे तो कॉपर के चूर्ण में हम यदि वर्नर से वर्नर से इसमें हिट देंगे, वर्नर से ये कॉपर में हिट देंगे तो क्या हो जाएंगे? इसके जो कलर होते हैं, वास्तविक कलर होते हैं, उससे थोड़ा अलग हो जाएंगे, जो कि ऑक्सीजन पर चढ़ जाएंगे तो ये काले कर देंगे। तो थोड़ा काले कर देंगे तो ये हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें O2 का संयोग हो गया, O2 का संयोग होकर ये 2CuO बना, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये हो गई उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया भी बताते हैं। अपचयन अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया, अब हम जानेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो अपचयन अभिक्रिया में जस्ट इसके विपरीत होते हैं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होते, जस्ट उल्टा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? ऑक्सीजन का वियोग हो जाएंगे, इसमें ऑक्सीजन का वियोग यानी कि ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास। और हाइड्रोजन का, देखिए O2 का माने ऑक्सीजन, H2 का माने हाइड्रोजन का हो जाएंगे संयोग, हाइड्रोजन का संयोग। जिस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसका अगर हम एक उदाहरण देखें, तो जाने माने उदाहरण है कि इसमें Cl, ठीक है, Cl2 को H2 से
अभिक्रिया कराई जाएगी। Cl2 को H2 से अभिक्रिया कराई जाएगी तो 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? देखिए इसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ, हाइड्रोजन का संयोग हुआ तो ये हुई अपचयन अभिक्रिया। इसमें ऊपर वाले उदाहरण में देखिए कि हाइड्रोजन का इसमें वियोग, हाइड्रोजन की बात ही नहीं थी इसमें, तो ऑक्सीजन की बात थी, तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो बना 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गए अब उपचयन अभिक्रिया और नीचे के वाले हो गए अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया और अब हम इसका पढ़ेंगे। देखिए ऐसी विक्रियाएं जो कि दोनों विक्रिया, जिस प्रकार की विक्रिया में ये दोनों विक्रिया हो जाती है तो हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको रेडॉक्स विक्रिया कहती है या उपचयन और अपचयन विक्रिया दोनों विक्रिया कहते हैं। तो अभी तक इसी उदाहरण से लेकर हम आपको पढ़ाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहले ये उदाहरण को नहीं मिटाते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी तक हम क्या पढ़े कि ये जो है ये कॉपर को अगर जलाया जाएगा, कॉपर के चूर्ण को अगर जलाया जाएगा तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में जलेंगे। बिना ऑक्सीजन के दहन हो ही नहीं सकते, यानी जल ही नहीं सकते। तो बिना ऑक्सीजन के अगर नहीं जल सकते तो ऑक्सीजन तो उसमें लगे थे, तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो ये किस प्रकार की हो गई? काले हो गए। किस प्रकार हो गए? काले हो गए। अगर हम इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर इससे प्रवाहित करें, इस पदार्थ से अगर हाइड्रोजन प्रवाहित करें हम तो क्या हो जाएंगे? इससे अगर हाइड्रोजन प्रवाहित करें यानी कि H2 इसमें दें तो क्या हो जाएंगे कि ये इसके जो ये ऑक्सीजन मिलकर, ऑक्सीजन जो दहन में काम आई थी, जो चढ़ गई थी इस पर ऑक्सीजन जो चढ़ गई थी, जो काली परत हो गई थी, ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। अगर इसमें हाइड्रोजन को प्रवाहित करें, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें तो ये गायब हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 2Cu और H2O। ठीक है, एक जल धीरे धीरे जल इससे छूटने लगेंगे Cu से, फिर वो Cu की तरह ही हो जाएंगे। तो देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। किस प्रकार हुई रासायनिक ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होगी? उपचयन और अपचयन देखिए, अच्छा से देखिएगा। ठीक है, देखिए 2Cu यानी कि इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वियोग किस प्रकार हुआ? देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा आप। देखिए ये अभिकारक में जो है कि Cu के साथ क्या है? O है, और प्रतिफल में क्या देख रहे हैं हम कि नहीं है, यानी कि वियोग हो गया, यानी हट गया, यानी कि ह्रास हो गया ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो क्या हो गया? अपचयन अपचयन अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ देखिएगा कि हाइड्रोजन में यहाँ देखिए ये क्या हो गया? उपचयन। ये उपचयन हो गया कि नहीं हो गया? उपचयन हो गया यानी कि इसमें ऑक्सीजन का, इधर देखिए ऑक्सीजन नहीं है मगर इधर ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो ये क्या ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। तो आप चयन और उपचयन एक साथ हो गए। इसके कई उदाहरण दे सकते हैं हम। ठीक है, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको इसका उदाहरण देते हैं ZnOC। देखिए एक और उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का कि Zn और ZnO। ठीक है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन से विक्रिया कराई जाएगी तो क्या हो जाएगी? जिंक ऑक्साइड को कार्बन से विक्रिया कराएगी तो Zn अलग हो जाएगी और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये बन जाएगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। देखिए इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया किसे हुई? एक साथ उपचयन और अपचयन विक्रिया होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो एक साथ कैसे हुई? तो देखिए ये ऑक्सीजन है, क्या है ये? इसके साथ ऑक्सीजन है। तो देखिए इस बार देखिए क्या हो गई? ऑक्सीजन हट गई, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का वियोग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। किससे हट गया? तो Zn से। तो Zn से हटा तो ये बातों को आप अच्छी तरह से जानिए कि जिससे कि वियोग होता है, जिससे कि ऑक्सीजन वियोग होता है, उस तत्व को या उस अभिकारक के उस तत्व को हम कहेंगे ऑक्सीकारक। उस अभिकारक के उस तत्व को क्या कहेंगे हम? कहेंगे कि ये अपचयित हो गए। क्या हो गए? अपचयित हो गए। ठीक है, और जो कि और जिसमें जुड़े क्या हुए? उपचयित हो गए। तो उपचयित अभिकारक कौन हुए? उपचयित अभिकारक उपचयित तत्व कौन हुए? इसमें उपचयित तत्व हो गए C और अपचयित तत्व कौन हो गए? Zn। तो ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये वाली देखिए, तो ये क्या हुई? उपचयन अभिक्रिया। ये यहाँ उपचयन अभिक्रिया हुई और यहाँ क्या हुई? अपचयन अभिक्रिया। तो
आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है और उपचयन अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, एक और उदाहरण अगर हम दें इसके रेडॉक्स अभिक्रिया के अगर हम एक और उदाहरण दें रेडॉक्स अभिक्रिया के एक और उदाहरण हम दें 2 PbO प्लस C क्या हो जाएंगे, यानी कि 2Pb ये अलग हो जाएंगे और प्लस CO2 ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, देखिए 2PbO इसके साथ O जुड़े हैं। ठीक है, और इधर गए अभी प्रतिफल में गए तो इससे हट गए, यानी कि अपचयन हो गए। क्या हो गए, ये अपचयन हो गए। और ये देखिए इधर C अकेले है मगर इधर जाके इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, ये क्या हो गए, उपचयन हो गए। क्या हो गए, ये उपचयन हो गए। तो अपचयन और उपचयन इस प्रकार की अभिक्रिया होती है जो कि एक साथ हो। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की हम परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या होती है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है कि एक अभिकारक जो होते हैं एक अभिकारक में हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ह्रास होती है। एक अभिकारक में ऑक्सीजन की ह्रास होती है और एक अभिकारक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, एक अभिकारक का उपचयित होता है और एक अभिकारक का अपचयित होता है। देखिए किस प्रकार अभिकारक का अपचयित और उपचयित हुआ, देखिए पीबी है यानी ठीक है, इसके साथ ओ है मगर इससे क्या हुए, ओ हर्षक अलग हो गए यानी वियोग हो गए, इसका ह्रास हो गए। तो क्या हुए, ये अपचयित हो गए। पीबी क्या हो गए, अपचयित हो गए। और सी देखिए सी में जुड़ गए ओ, सी में जुड़ गए ऑक्सीजन जुड़ गए, तो क्या हो गए, ये उपचयित हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, उपचयित हो गए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए अभी तक हम क्या जाने कि उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या है कि जिसमें कि ऑक्सीजन का संयोग हुआ यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हुई और हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हुआ यानी ह्रास हो गई हाइड्रोजन की, किस में होती है, तो ये उपचयन अभिक्रिया में होती है। और अपचयन अभिक्रिया की सीधी सीधी आप बात समझिए कि इसके जस्ट उल्टा, जस्ट इसके विपरीत होते हैं। ठीक इसके विपरीत होते हैं तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन का संयोग होता है यानी हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का वियोग यानी कि ह्रास होता है, तो हम उस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब ये दोनों अभिक्रियाएं अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं जब साथ होती है, एक साथ होती है, जैसे कि हम 3 उदाहरण देकर बताएं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाने लगती है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाने लगती है। हम इसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, हम इस बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप कभी देखे होंगे, इन बातों को समझिए कि आप कभी देखे होंगे कि ये वो जो धातुएं होती, धातुएं बहुत प्रकार की होती है कि जैसे कि एक लोहे की छड़ है तो वो भी एक प्रकार की धातु है। जब उसे खुली हवा में छोड़ दी जाती है, जब उसे खुली हवा में छोड़ दी जाती है तो उस पर जंग लग जाती है, यानी कि जो आम भाषा में कहें, हमारे समाज में कहने वाले आम भाषा में उसे कहें तो चित्ती लग जाती है उस पर। ठीक है, वो संक्षारण हो जाते हैं यानी कि वो बेकार हो जाते हैं, यानी बर्बाद, धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हैं। तो ये किस प्रकार की प्रभाव है, देखिए किस प्रकार होती है ये हम जानते हैं। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, इसके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया की। देखिए बहुत सारी धातुएं होती है। ठीक है, हमारे अगल बगल में बहुत सारी धातुएं होती है। जब उसके आसपास जब वो किसी संपर्क, वो किसी आर्द्र या आर्द्रवायु या अम्ल के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो संक्षारण होने लगते हैं यानी बेकार होने लगती है, उस पर चित्ती आने लगती है, यानी कि वो उस पर जो जंग लगने लगती है, जैसे कि लोहा पर। देखिए इसके संक्षारण, इसके प्रभाव प्रभाव पड़ेंगे उपचयन और अपचयन के प्रभाव, उपचयन अपचयन के प्रभाव। देखिए धातु, धातु माने बहुत कुछ हो सकते हैं, लोहा हो सकते हैं, लोहा हो सकते हैं, चांदी हो सकते हैं। ठीक है, और तांबा भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यानी कि तांबा भी हो सकते हैं, लोहा चांदी तांबा ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार क्षरण होते हैं, देखिए जब लोहे को खुली हवा में छोड़ दी जाती है तो ये अर्धवायु से, यानी अर्धवायु में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा तो जरूर होती है। जब इस पे ऑक्सीजन की मात्रा जब पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये लोहा आती है तो ये धीरे धीरे संक्षारण यानी कि बेकार बर्बाद होने लगती है, यानी कि इस पर चित्ती आने लगती है यानी जंग लगने लगती है। ये किस प्रकार की हो जाती है, इस पर इसके ऊपर लोहे के ऊपर लालिमा परत ये जम जाते हैं, जिसके हम चित्ती कहते हैं, आसान भाषा में चित्ती, अपनी समाजी भाषा में इसको चित्ती कहते हैं। और इसी जंग लगना कहते हैं, यानी जंग लग गए। ठीक है, तो इसके लालिमा युक्त, तो लोहे पर किस प्रकार की जंग लगती है, लालिमा
लालिमा देखिए थोड़ा-थोड़ा लाल की तरह हो जाती है ऊपर उसके धीरे-धीरे संचरण यानी वो बर्बाद होने लगती है धीरे-धीरे लोहा। अगर लंबे समय तक छोड़ दें तो वो लोहा ही गायब हो जाएँगे यानी कि संचरण ही हो जाएँगे, पूरे के पूरे लोहे संचरण हो जाएँगे। अब देखिए चाँदी, चाँदी क्या होती है? चाँदी चाँदी तो होते हैं पूरे उजले, मगर इसको भी अर्धवायु में छोड़ दें यानी कि अम्ल के संपर्क में आएँगे या अर्धवायु के संपर्क में आएँगे तो इस पर भी जंग लगने लग जाएँगे, तो इस पर लालिमा जंग नहीं लगते। देखिएगा आप लोहा पर किस प्रकार की जंग लगती है? लालिमा जंग लगती है यानी कि लाल तरह की एक लाल कलर की जंग लगती है, थोड़ा मिट्टी कलर की जंग लगती है। मगर ऐसा चांदी में सॉरी चांची लिख दी। चांदी में उस प्रकार की जंग नहीं लगती। चांदी में किस प्रकार की जंग लगती है तो उस पर काली जंग लगती है, काली। ठीक है? उस पर वो धीरे-धीरे काले हो जाते हैं। देखिए चांदी जब लंबे समय तक के अगर अर्धवायु में ना रहे तो वायु के संपर्क में रह जाते, कहीं भी आप रखेंगे तो हर एक जगह वायु है, थोड़ा ना थोड़ा कहीं न कहीं वायु जरूर रहती है। तो चांदी पर भी धीरे-धीरे देखिएगा थोड़ी काली होने लगती है चांदी भी, ठीक है? तो इस पर किस प्रकार की जंग लगती है? काली कलर की जंग लगती है। अब बात आई तांबा की। तांबा पर किस प्रकार की जंग लगती है? तांबा पर लगती है देखिए क्वाइल वाइल होती है ना, पंखी की क्वाइल होती है, तो उसमें ये ना काली जंग लगती है और ना लालिमा युक्त जंग लगती है। उस पर जंग लगती है हरी रंग की। देखिएगा थोड़ा-थोड़ा हरा-हरा जंग लगे तो उस पर भी जंग लगते हैं, तो वो धीरे-धीरे संक्षारण हो जाएँगे। अगर उसको वायु में छोड़ दें, खुले वायु में अगर वो क्वाइल को छोड़ दें, तो उस पर हरे रंग की जंग लग जाएगी। वो धीरे-धीरे वो हरे रंग के जंग में ही पूरे बदल जाएँगे तांबे, ठीक है? वो चांदी में काले रंग की जंग लगती है, तांबा में हरे रंग की जंग लगती है और ललिमा लालिमा रंग की जंग लगती है लोहे पर, ठीक है? तो आप ये बात क्लियर हो गएंगे आप कि किस प्रकार की जंग लगती है किस पे। तो 3 उदाहरण है, यही 3 उदाहरण से कभी-कभी पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि 1 नंबर के होते हैं हमारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है? तो ये भी पूछ लेते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोहा पर किस प्रकार की जंग लगती है? लालिमा कलर की जंग लगती है, लालिमा रंग की जंग लगती है। चांदी पर किस प्रकार की जंग लगती है? तो काले रंग की जंग लगती है। और बात करें तांबा पर, तो तांबा पर हरे रंग की जंग लगती है। तो ये जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है, संक्षारण। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े हम? प्रभाव इसका क्या हुआ? संक्षारण। किसी चीज का धातु का संक्षारण हो जाना, यानी कि संक्षारण का माने धीरे धीरे बर्बाद होना हो जाना, तो धातु का संक्षारण हो जाना, तो ये पहला प्रभाव हुआ। उसके बाद देखिएगा विकृत गंधित, विकृत गंधिता, इसे मिटा देते हैं। ये किसके प्रभाव हो गए भाई? रेडॉक्स के हो गए, या तो उपचयन अपचयन के कह सकते हैं। उपचयन और अपचयन, ठीक है? उपचयन अपचयन का प्रभाव, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, ठीक है? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ये भी किसके प्रभाव हो गए? उपचयन और अपचयन के प्रभाव है विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता माने क्या होता है? विकृत माने बेकार हो जाना, विकृत माने बेकार हो जाना, अरे गंध माने गंध यानी सुगंध, यानी सुगंध बेकार हो जाना ही विकृत गंधिता कहलाती है। जब कोई सब्जी हो या अन्य किसी खाद्य पदार्थ हो जो कि जिसमें तेल लगी हुई हो, ठीक है? जो कि तेलीय पदार्थ से बनी हुई यानी कि वसायुक्त हो, खाद्य पदार्थ क्या हो? वसायुक्त हो, यानी कि खाद्य माने होती है कि खाने की चीजें, ठीक है? खाद्य माने कि वो खाने की चीजें से ही रिलेटेड सारी बातें होती है खाद्य पदार्थ माने, ठीक है? तो खाद्य पदार्थ में क्या होती है कि वो बेकार होने लगती है, ठीक है? आप अगर आज की सब्जी बनी है, आज अगर सब्जी बनी तो कल तक वो बेकार होने जाती है, तो बेकार क्यों हो जाती है? तो इसी का प्रभाव पड़ता है, उपचयन अपचयन का ही प्रभाव पड़ता है, जो कि खराब हो जाती है, ठीक है? अगर हम अगर अभी सब्जी बनी तो उसको अगर 2-3 1 दिन 2 दिन छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी उसके गंध जो है दूसरे सुगंध आने लगेंगे। वो जितने टेस्टी सुगंध आते हैं जो कि जब बनाए थे तब गरम-गरम जैसे जिस प्रकार के सुगंध आते थे उससे, वो 2-3 दिन हो जाएँगे तो उसकी बेकार सुगंध हो जाने की यानी कि विकृत गंधिता हो जाएगी। तो विकृत गंधिता हम क्या जानेंगे? देखिए विकृत गंधिता में क्या होती है कि विकृत गंधिता में कोई भी चीजें, कोई भी खाद्य पदार्थ जो कि वसायुक्त हो, वसायुक्त देखिए तेलीय तेल जो होते हैं, तेल वो उसमें वसा होते हैं, तेल में वसा होते हैं। वसा का माने चिपचिपा होना, वसा का माने चिपचिपा होना, तो तेल चिपचिपे होते हैं। तो तेल किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर वो वसायुक्त है वो खाद्य पदार्थ, तो क्या हो जाती है? विकृत गंधिता हो जाती है। जिस प्रकार की हम सब्जी की बात कर सकते हैं, ठीक है? सब्जी की बात कर सकते हैं। तो ये क्या होती है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं, ऑक्सीजन के यानी कि O2 के संपर्क, O2 के संपर्क में अगर आते हैं, संपर्क में
आने पर, O2 के संपर्क में आने पर, O2 के संपर्क में अगर सब्जी आ जाए, ठीक है, वो सब्जी बनी हुई है, मसाला वसाला डाली हुई है, तेल उल से अच्छी तरह से छोकी हुई सब्जी है, तो वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएंगे, लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहेंगे, तो वो उपचयन अभिक्रिया कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उपचयन अभिक्रिया कर लेंगे, और उपचयन अभिक्रिया कर लेंगे जो कि उसको खराब कर देंगे पूरी तरह से, वो सब्जी को, उसकी सुगंध को ही खराब विकार कर देंगे, यानी कि उसके विकृत गंधिता कर देंगे। तो ये कहलाती है विकृत गंधिता, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप किसी प्रकार की कुड़कुड़े होती है, ठीक है, चिप्स कुड़कुड़े होंगे, यानी अन्य सारी कुड़कुड़े होते हैं, उसमें देखिएगा हवा भरी होती है, तो वो हवा ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है। देखिए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ही वो खराब हो सकती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ही कोई खाद्य पदार्थ यानी वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। तो क्या करती है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन क्या भर दी जाती है? चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में क्या भरी दी जाती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि चिप्स के पैकेट में किस प्रकार की गैसें होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो विकृत गंधिता भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए, समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विकृत गंधिता क्या है, और इससे पहले हम बताएं संचारण क्या है। तो संचारण भी उपचयन अपचयन विक्रिया के से ही होती है, और विकृत गंधिता भी ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया होती है। देखिए, उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और अपचयन को हम अवकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्रभाव पढ़ लिए। अब देखिए, इसके और एक प्रभाव है, क्योंकि दहन और ज्वाला है, दहन और ज्वाला है। अगर दहन की बात करें तो आग, दहन का बात करें तो जलने की प्रक्रिया, दहन की बात करें तो जलने की प्रक्रिया। तो जलने की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो जब तक ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक उसके जो वाष्प जल रहे हैं, ठीक है, उसके जो वाष्प जल रहे हैं, जब तक कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, O2 के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तो वो नहीं जल सकते हैं। तो जब तक वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक वो नहीं जल सकते हैं। तो दहन क्या पढ़ेंगे? दहन। ज्वाला बाद में पढ़ेंगे। दहन, तो दहन क्या है? दहन जलने की प्रक्रिया है, जलने की एक प्रकार की जलने की क्रिया, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में जले, उस प्रकार की प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। सीधी सी बात समझिए कि जलना माने दहन, ठीक है, जलना माने दहन। तो ये कैसे जलती है? ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में, ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में होती है दहन प्रक्रिया संपन्न होती है। दहन की क्रिया ऑक्सीजन के संपर्क में ही संपन्न होती है, वरना नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण अगर इसका देखिए दहन का, तो उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन प्लस CO2 दहन, ठीक है। कार्बन माने कोयला में कार्बन होती है, कोयला में कार्बन होती है, कोयला में कार्बन होती है, ये सब जानते हैं, ठीक है। कोयला में क्या होती है? कार्बन होती है, कोयला में कार्बन होती है, ये सब जानते हैं। ये इसको जब जलाई जाती है, तो जब कोयले को जलाई जाती है, तो क्या क्या देती है? तो उष्मा देती है, प्रकाश देती है, ये भी लिख देंगे इधर, उष्मा देती है प्लस प्रकाश भी देती है, ठीक है, हीट भी देती है, लाइट भी देती है या नहीं देती? देती है। कोयला में क्या होती है? कार्बन होती है। जो जब इसको जलाने लगते तो बिना ऑक्सीजन के तो जलेंगे नहीं, तो ऑक्सीजन का संपर्क जरूर होगी। तो ऑक्सीजन का संपर्क हुए तो इसका क्या होंगे? दहन हो गए। दहन होने के बाद ये CO2 में बदल गई, यानी कि CO2 एक गैस निकलने लगती है जब आप कोयले जलाएंगे, ठीक है। जब आप कोयले जलाएंगे तो CO2 गैस निकलने लगेंगे, थोड़ा वो उष्मा देंगे और प्रकाश भी देंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन। तो दहन ये दहन किस प्रकार, दहन कैसे हो सकती है, यानी कि आग कब जल सकती है, इसकी भी कुछ शर्तें होती है। तो इनकी क्या शर्तें होती है, चलिए हम पहले ये जानते हैं। तो दहन क्रिया की शर्तें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, यानी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस सीधी सी बात समझिए कि दहन क्रिया की शर्तें, ठीक है, दहन क्रिया की शर्तें। दहन क्रिया की शर्तें क्या क्या है? दहन क्रिया की शर्तें हैं कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति,
उपस्थिति, यानी कि दहनशील पदार्थ होनी चाहिए। अब ईंटें नहीं जल सकते, कितने भी ऑक्सीजन उसमें दी जाए ईंटें नहीं जल सकते, पत्थर नहीं जल सकते, पानी नहीं जल सकते, क्योंकि जब तक वो दहनशील नहीं होंगे, यानी कि जलने लायक नहीं है। देखिए ईंटें कभी पत्थर नहीं जल सकते, तो क्या क्या जल सकते हैं? लकड़ी जल सकते हैं, कागज जल सकते हैं, ठीक है, पॉलीथीन जल सकते हैं, यानी कि अन्य सारी चीजें जल सकती है मगर ईंटें, पत्थर, लोहे, ये सब सारी चीजें नहीं जल सकती है। तो ये क्या हो गए? अदहनशील हो गए। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना जरूरी है, तभी दहन की क्रिया संपन्न होगी, वरना नहीं हो सकती। पहले शर्त ये हो गई, ये पहले शर्त हुई। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है भाई कि दहन के पोषक का उपस्थिति। दहन के पोषक, दहन का पोषक माने कि दहन के पोषक कौन होंगे? दहन के पोषक, पोषक की उपस्थिति, दहन के पोषक की उपस्थिति। दहन के पोषक की उपस्थिति यानी कि दहन को, दहन का जो विरोध ना करे, प्रतिरोध ना करे, यानी दहन में जो अड़चन ना आए, यानी कि जलने में जो अड़चन ना लाए, उसी उसी को कहते हैं हम दहन के पोषक। दहन के पोषक जैसे हो सकते हैं हवा, हो सकते हैं O2 हो सकती है, यानी कि हवा माने कि O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये भी होना जरूरी है, यानी कि पहले वो जलने वाली पदार्थ होना जरूरी है, उसके बाद ऑक्सीजन का संपर्क होना जरूरी है। और तीसरी बात है जो कि ज्वलन ताप, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए कोई भी पदार्थ जलती है, कोई भी पदार्थ जलती है, जब तक उसके ज्वलन ताप नहीं उत्पन्न होगी, जब तक उसके ज्वलन ताप नहीं उसके मिल जाएंगे, तब तक वो नहीं जलेंगे। ज्वलन ताप माने होती है कि वो जिस ताप पर उसको जितनी डिग्री सेल्सियस पर वो जलना स्टार्ट करता है, जलना शुरू करता है, तो उसी तापमान उसका ज्वलन ताप कहलाती है, ठीक है। वही तापमान उसका ज्वलन ताप कहलाती है। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति भी होना जरूरी है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो अभी इस इन शर्तों से क्या पता चला कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति क्यों जरूरी है। देखिए एक लोहे कहें, लोहा कहें, लोहा भी जल सकते हैं, लोहा भी जल सकते हैं। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में उसके नए नए गढ़े जाते हैं, उसके नए नए सामान बनाए जाते हैं, तो लोहे भी जलते हैं। ईंटें, पत्थर की, इसकी दहनशील जो होती है, ये ज्वलनशील ताप इसको नहीं मिल पाती, उतनी ज्वलनशील ताप नहीं मिल पाती। देखिए जब बड़े बड़े नहीं, बड़ी मात्रा में डिग्री सेल्सियस, बड़ी डिग्री सेल्सियस में अगर इसको ताप दी जाएगी, तो ये पत्थर भी जल जाएंगे और ईंट भी जल जाएंगे। तो उतनी ताप देनी जरूरी है। देखिए जल सकते हैं तो बहुत चीजें, मगर उसको क्या चाहिए? ज्वलन ताप चाहिए, यानी कि वो उसको जलने की प्रारंभ किस ताप पर करती है? वो ताप चाहिए, तभी जल सकते हैं, ठीक है। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या शर्तें हैं? दहन क्रिया की क्या शर्तें हैं? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि लकड़ी, कोयले, कागज, पॉलीथीन, अन्य सारी चीजें, ठीक है। दहन के पोषक की उपस्थिति होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, हवा के बगैर नहीं जल सकती है, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि ज्वलन ताप होनी जरूरी है, वरना नहीं जल सकती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप दहन क्रिया कैसे संपन्न होती है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप समझेंगे ज्वाला। ज्वाला, ये ज्वाला क्या है? कि दहन की जो प्रक्रिया होती है, उसके जो लौ निकलते हैं, वो जो जल रहे होते हैं, उसी के लौ को हम ज्वाला कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात समझना है कि वो जो जल रहे तो आग भी उत्पन्न होती है। देखिए आग उत्पन्न होती है, तो इसी को हम कहते हैं ज्वाला। इसी को क्या कहते हैं? हम ज्वाला कहते हैं, ठीक है। इसी को ज्वाला कहते हैं। तो ज्वाला जो होते हैं, एक मोमबत्ती के ज्वाला से हम समझेंगे पहले, ठीक है, कि मोमबत्ती को ज्वाला होती है। कि मोमबत्ती जलते हैं तो गौर कीजिएगा, वो उसके 3 कलर के जलते हैं। देखिए एक मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है, पहले पहले एक हम मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए? मोमबत्ती होंगे। इसके भीतर वाले भाग को हम कहते हैं केंद्रीय मंडल। इसके भीतर वाले भाग को हम कहते हैं केंद्रीय मंडल। इसके भीतर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय मंडल। उसके बाद ये जो भाग होते हैं, ये भीतर वाले भाग से एक ऊपर वाले भाग, तो इसको हम कहते हैं दीप्तीय, दैदीप्य दैदीप्य मान, दैदीप्यमान मंडल, ठीक है। दैदीप्यमान मंडल या दीप्तिमान मंडल भी हम कह सकते हैं, यानी कि जो दीप्त हो, ठीक है। और ये सबसे बाहरी वाले भाग को कहते हैं और दैदीप्य
और दैदीप्यमान और दैदीप्यमान मंडल कहते हैं। ठीक है, सबसे निचले यानी कि सबके जो बीच में होते हैं उसे हम केंद्रीय मंडल कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं हम दैदीप्यमान मंडल या दीप्तिमान मंडल कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट में होती है हम अदीप्तिमान या अदैदीप्यमान मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ज्वाला, तो ये जो होती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंडल। क्या पढ़ेंगे हम? केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। ठीक है, इसमें क्या क्या होती है, सबसे पहले ये समझे कि केंद्रीय मंडल में क्या क्या होती है। तो केंद्रीय मंडल में सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नीले रंग की होती है। किस रंग की होती है? केंद्रीय मंडल की जो ज्वाला होते हैं वो नीले रंग की होती है। किस रंग की होती है? नीले रंग की होती है। देखिए मोमबत्ती के सबसे वो नीचे वाले भाग जो जलते हैं, सबसे नीचे वाले भाग वो होते हैं नीले रंग के। किस रंग के होते हैं? नीले रंग के होते हैं। और इसमें दहन नहीं होती है, दहन की क्रिया नहीं होती है, दहन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और तीसरी बात है कि केंद्रीय मंडल में क्या होती है कि वाष्प, देखिए इसमें क्या होती है कि वाष्प ऑक्सीजन की संपर्क में नहीं आते। देखिए ये तो वाष्प बनते ही हैं। देखिए मोमबत्ती कैसे जलते हैं, सबसे पहले ये प्रक्रिया को समझिए आप। ये मोमबत्ती एक ठोस होते हैं, मोमबत्ती एक ठोस होते हैं। जब इसमें आग लगाई जाती है तो पिघलने लगती है, धीरे धीरे पिघलने के बाद ये वाष्प में बदलने लगते हैं और यही वाष्प जलने लगते हैं। तो हो जाती है प्रकाश, हो जाती है उष्मा भी देने लगती है, तो यही वाष्प जलने लगते हैं। तो यही वाष्प जलने लगते हैं तो मोमबत्ती की दहन होने लगती है। तो ये दहन नहीं होती है, नीला भाग होता है केंद्रीय मंडल, इसमें दहन नहीं होती है। और ऑक्सीजन और ये इसके जो वाष्प होते हैं, वाष्प जो इसके बनते हैं ये केंद्रीय मंडल में ही बनते हैं, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए नहीं जलते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क संपर्क में नहीं आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है। और चौथी बात है कि ये अवदहन क्षेत्र है, यानी कि दहन नहीं होती तो अवदहन क्षेत्र है। ठीक है, दहन नहीं आती थे अवदहन क्षेत्र, इसे अवदहन क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। अब समझते हैं देदीप्यमान। ठीक है, दे देदीप्य देदीप्य मानमंडल, देदीप्य मानमंडल भी, मंडल भी लिख सकते हैं, मंडल नहीं लिखे। ठीक है, देदीप्य मानमंडल, इसके जो होते हैं ये यही प्रकाश देती है। मोमबत्ती जब जलती है तो यही देदीप्यमान मंडल ही प्रकाश देती है। तो ये क्या होती है, किस रंग की होती है? ठीक है, ये होती है पीले रंग की। ये किस रंग की होती है? पीले रंग की। इसीलिए जब मोमबत्ती जलाई जाती है तो उसके रंग, वो जो प्रकाश देती है तो पीले रंग की प्रकाश देती है। किस रंग की प्रकाश देती है? पीले रंग की प्रकाश देती है। देखिए इसमें भी अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है। देखिए ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन की संपर्क इसमें तो होते ही नहीं है, ऑक्सीजन की संपर्क थोड़ी भी नहीं होती है, मगर इसमें ऑक्सीजन की संपर्क थोड़ी कम होती है, यानी कि अपर्याप्त होती है। अपर्या अपर्याप्त अपर्याप्त होती है, यानी कि अपर्याप्त माने कि कुछ होती है, अपर्याप्त माने कुछ होती है। अपर्याप्त ऑक्सीजन, अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति, अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है देदीप्य मानमंडल में। ठीक है, और इसके जो होते हैं इसके कार्बन, इसमें कार्बन के कुछ सूक्ष्म कण होते हैं, कार्बन के सूक्ष्म कण, कार्बन के सूक्ष्म कार्बन के इसमें इसमें कार्बन के कुछ सूक्ष्म कण होते हैं, उसके ज्वाला का बड़ा भाग होता है। यही ज्वाला देती है, ये सबसे बड़ी ज्वाला देती है, इसी का सबसे बड़ा ज्वाला होती है। ठीक है, फिर देखते हैं ज्वाला, ज्वाला का बड़ा भाग। ठीक है, सबसे बड़ी ज्वाला का यही सबसे बड़ी भाग है। ठीक है, उसके बाद इसे मृदुल ताप भी कहते हैं। देखिए इसमें ताप उतना नहीं होती है, ताप उतना नहीं होती है जितना कि इसके ऊपर वाले भाग में देदीप्यमान में होती है, तो ताप की कमी। ठीक है, मृदुल ताप कह सकते हैं, मृदुल ताप। ठीक है, मृदुल ताप, इसमें ताप की कमी होती है। तो हम क्या समझ गए, केंद्रीय मंडल में क्या होती है कि नीले रंग की लौ होती है। ठीक है, और दैदीप्यमान में पीले रंग की लौ होती है। इसमें दहन नहीं होती है, इसमें दहन होती है इसमें दहन, इसमें थोड़ा 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 अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, प्राप्त होती है, तो ये थोड़ा थोड़ा दहन होते हैं। मगर इसके जो होते हैं ना, ये ज्यादा जलते हैं, यानी कि ये ज्यादा प्रकाश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वाला इसका बड़ा होते हैं, ज्वाला के भाग इसके बड़ा होते हैं, तब तो ये प्रकाश करते हैं। उसके बाद मृदुल ताप, इसमें ताप नहीं होती है। उसके बाद बात आएगी हमारी कि अदेदीप्यमान, अदेदीप्यमान। देखिए इधर इतने से भाग में हम बता देते हैं अदेदीप्यमान, समझ लीजिए क्या है।
अद्वितीयमान अद्वितीयमान मंडल। अद्वितीयमान मंडल माने कि इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। वो इसके जो रंग होते हैं ये थोड़े भूरे रंग के होते हैं, यानी कि इसके रंग दिखते नहीं, ठीक है। वो नीले रंग होते हैं सबसे नीचे वाले, फिर पीले रंग होते हैं, ऊपर में जो कि धुएं कलर की रंग होती है, ठीक है। धुएं कलर की रंग होती है, नहीं दिखिएगा, धुआं धुआं निकलने लगती है। तो धुएं रंग की जो होती है, रंग धुएं रंग की जो लौ होती है, उसी को हम कहते हैं अद्वितीयमान मंडल। अद्वितीयमान मंडल। इसमें देखिए, इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, पर्याप्त O2 होती है, इसमें पर्याप्त O2 होती है, इसमें पूर्ण दहन होती है, इसमें पूर्ण दहन हो जाती है, ठीक है। जो थोड़ा मोड़ा बच के आती है इस मंडल से, देदीप्यमान मंडल से आती है, ये पूरे के पूरे जला देते हैं कौन, देदीप्यमान। इसमें पूर्ण दहन होती है, ठीक है, इसमें पूर्ण दहन होती है। और सबसे गर्म भाग होते हैं, ठीक है, सबसे गर्म भाग कौन होते हैं, देदीप्यमान मंडल, ठीक है, सबसे गर्म, सबसे गर्म, ठीक है। तो अभी तक हम क्या जाने ज्वाला के बारे में, कि ज्वाला के अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं तो उसके जो ज्वाला होते हैं, 3 प्रकार की ज्वाला, वो 3 भाग में बटे होते हैं। सबसे नीचे होती है केंद्रीय मान मंडल, जिसको केंद्रीय मंडल कहते हैं। उसके बाद जो होती है दैदीप्यमान मंडल, उसे दीप्तिमान मंडल भी कह सकते हैं। और तीसरी जो होती है अद्वितीयमान या अद्वितीयमान मंडल भी कह सकते हैं। तो सबसे नीचे जो होती है केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल नीली कलर की होती है, उसमें दहन नहीं होती है। इसमें क्यों दहन नहीं होती है, क्योंकि वाष्प, इसके जो वाष्प बनते हैं ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं होती है, थोड़ा भी नहीं होती है। और इसमें जो होती है दहन नहीं होती है, इस पे अगर हम माचिस की तिल्ली अगर इस भाग में ले जाएं तो वो जलता नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखना कि वो इस भाग में ना चल जाए, जल जाएगी, इस भाग में जाएगी तो जल जाएगी, क्योंकि इस भाग में दहन की क्रिया होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, मगर दहन की क्रिया होती है। देखिए, यदि विमान किस प्रकार की होती है, पीले रंग की लौ होती है इसकी, और पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और कार्बन के सूक्ष्म कण भी इसमें होते हैं, कार्बन के सूक्ष्म कण जलने लगते हैं, ठीक है। और ज्वाला का सबसे बड़ा भाग यही है, कौन ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है, दीप्यमान मंडल, ठीक है। उसके बाद मृदुल ताप होती है, यानी कि ताप इसमें थोड़ा कमी होती है, ताप की थोड़ी कमी होती है। उसके बाद दीप्यमान अद्वितीयमान मंडल या अद्वितीयमान मंडल में पढ़े तो इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन, पूरी की पूरी ऑक्सीजन मिलती है, इसका पूर्ण दहन होता है, और सबसे गर्म भाग ये होती है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जितने बताएं। कि पहली बात हम क्या बताएं, उपचयन और अपचयन विक्रिया क्या है, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स विक्रिया क्या है, और इसके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। बस आज के इतने वीडियो में इतने ही बताएं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्या होती है एलपीजी। उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव इसके कराएंगे और कुछ सब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद ये लेसन पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। और इसके बाद इतने अगर हमारे पिछले क्लासों को आप कर लिए तो ये उम्मीद है हमें कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं हो सकती है जो कि इससे बाहर होगी, ठीक है। ये पूरे बिहार बोर्ड हो यानी अन्य किसी बोर्ड हो, सब के सब बोर्ड में ये मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप इतनी सारी चीजें को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।